भीख मांग रही है। अचानक वहां से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी गुजरती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा आदमी वही है, उसका तलाकशुदा पति। अब आप सोचिए, पति करोड़पति है और पत्नी भिखारिन बन गई है। ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सड़क पर धूप तेज थी। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जलते ही गाड़ियां रुक जाती और भीख मांगने वालों की भीड़ दौड़कर वाहनों की ओर भागती। उनमें से एक ही थी पूनम, उम्र 30 के आसपास, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें और बदन पर मैली कुचैली साड़ी। उसके हाथ कांपते थे जब वो राहगीरों के आगे हथेली फैलाती। मां, कुछ दे दो, बच्चा भूखा है। कभी वही पूनम शादीशुदा औरत थी। महंगे कपड़े पहनती, हाथों में चूड़ियां छनकती, माथे पर सिंदूर की लकीर चमकती थी। लेकिन आज उसकी पहचान बस भिखारिन तक सिमट चुकी थी। लोग उसे नजर भर देखते भी नहीं थे। सड़क किनारे खड़े पान वाले ने उसे देखा, पर बिना बोले पान लगाने में लग गया। आसपास की औरतें तिरस्कार भरी नजरों से गुजर जातीं। पूनम के लिए ये सब अब नया नहीं था। हर दिन यही सिलसिला चलता। सुबह से शाम तक सड़क पर खड़े रहना, गाड़ियों के शीशों पर हाथ मारना और कभी 5-10 रुपए मिल जाना, कभी खाली रह जाना। उसके भीतर दर्द था, मगर वो पत्थर बन चुकी थी। आंसू सूख गए थे, बस जीने की मजबूरी बाकी थी। सिग्नल पर जब भी गाड़ियां रुकतीं, बाकी भिखारी भागकर पहले नंबर पर पहुंच जाते। पूनम पीछे रह जाती, क्योंकि वो तेज नहीं दौड़ पाती। कभी कभी बच्चे उसे धक्का देकर आगे निकल जाते। तब वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ धक्कों और इंतजार में ही गुजर जाएगी? उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिग्नल पर गाड़ियां रुकीं और झुंड की तरह भिखारी आगे बढ़े। पूनम भी उठी, धीरे धीरे कारों की तरफ चली। सामने खड़ी कारें चमक रही थीं, कुछ पर धूप पड़कर जैसे आग सी दहक रही थी। पूनम की नजर एक बड़ी काली और चमचमाती कार पर टिक गई। कांच चढ़े थे और अंदर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बाकी भिखारी पहले ही उस पर टूट पड़े। साहब, कुछ दे दो, माँ की कसम, भगवान तुम्हारा भला करेगा, बच्चे भूखे हैं मालिक। सब अपनी अपनी आवाज ऊंची करके गिड़गिड़ाने लगे। पूनम दूर खड़ी देखती रही। उस कार से पैसे निकलते गए और सब भिखारियों के हिस्से में कुछ ना कुछ आता गया, लेकिन पूनम की झोली खाली रही। वो भीड़ को हटाती हुई आगे बढ़ी। दिल में कहीं चोट सी लगी कि उसे अनदेखा क्यों किया गया। वो धीरे से कार के पास खड़ी होकर बोली, मुझे भी दो, सबको दिया, मुझे क्यों नहीं? उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें शिकायत का बोझ था। जैसे उसने सिर्फ भीख नहीं मांगी, बल्कि अपने अस्तित्व की गवाही दी हो। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे सरका। अंदर बैठे आदमी ने पहले अनदेखा करना चाहा, लेकिन जैसे ही नजर सामने खड़ी औरत के चेहरे पर गई, उसका चेहरा ठिठक गया, होंठ खुले रह गए। पूनम! पूनम ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति अजय था। काली चमचमाती गाड़ी सिग्नल पर थमी थी। उसका लुक बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग था, जैसे शहर की भाग दौड़ से परे कोई अलग ही दुनिया उसमें कैद हो। शीशे चढ़े थे, गाड़ी के चारों पहिए चमक रहे थे और नंबर प्लेट पर स्पेशल सीरीज। साफ था कि ये किसी बड़े आदमी की गाड़ी थी। भिखारियों की भीड़ सबसे पहले उसी गाड़ी की तरफ टूटी। किसी ने शीशे पर हाथ मारा, कोई नीचे झुककर हाथ जोड़ने लगा, कोई बच्चों को आगे कर दया दिखाने की कोशिश करने लगा। उस गाड़ी के मालिक ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और धीरे धीरे बांटने लगा। उसकी आदत थी कि पैसे देने से भी रुतबा झलके। हर भिखारी को 20-50 रुपए मिले। उनकी आंखें चमक उठी। पूनम दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी खीज उठी। सबको बांट दिया, मुझे क्यों नहीं? उसने मन ही मन सोचा। कई बार ऐसा हुआ था कि लोग भीड़ देखकर थक जाते और पीछे खड़ी उसे अनदेखा कर देते, मगर आज उसके अंदर कुछ टूट गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाकी भिखारी अपने हिस्से के पैसे समेटकर खुश थे, लेकिन पूनम का चेहरा तड़प से भरा हुआ था। उसके होंठ कांपे और उसने गाड़ी के शीशे की ओर झुककर कहा, मुझे भी दो, सबको दिया, मुझे क्यों छोड़ा? ये आवाज किसी और भिखारिन की तरह नहीं थी। उसमें शिकायत थी, दर्द था और कहीं ना कहीं एक पहचान की झलक भी। अंदर बैठा आदमी हल्का सा चौंका। उसने सिर उठाकर ध्यान से देखा।
उसकी आंखें सिकुड़ी, चेहरे पर हैरानी छा गई। हाथ ने पकड़ा नोट, बीच हवा में ही रुक गया। उसने बुदबुदाकर कहा, पूनम। पूनम जैसे पत्थर बन गई। ये नाम उसने बहुत सालों से किसी की जुबान पर नहीं सुना था। उसके होंठ खुल गए, आंखें फैल गईं। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति अजय था। अजय की सांसें भारी हो गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने कभी अपने सपनों का घर दिया था, और जिसे छोड़ते हुए 50 लाख रुपए का सेटलमेंट देकर सोचा था कि उसकी जिंदगी संभल जाएगी। लेकिन आज वही पूनम फटे कपड़ों में उसके सामने भीख मांग रही थी। उसके अंदर कुछ टूट गया। गाड़ी के शीशे के पार वह सिर्फ एक भिखारी नहीं देख रहा था, बल्कि अपना बीता हुआ अतीत देख रहा था। ये ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा? अजय के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा। पूनम का गला रुंध गया। जवाब देने की ताकत नहीं थी। वह बस उसे देखती रही, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना रिश्ता फिर से जिंदा हो रहा हो। आसपास खड़े भिखारियों ने ये दृश्य देख लिया था। सबकी नजरें अब उसी कार पर थीं। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई अमीर आदमी किसी भिखारिन को ऐसे नाम लेकर पुकारे, ये आसान बात नहीं थी। सिग्नल की लाल बत्ती ग्रीन होने वाली थी, मगर अजय का पैर एक्सेलरेटर पर नहीं गया। वह जड़ होकर बैठा रहा। उसके लिए इस वक्त दुनिया रुक गई थी। सड़क पर ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था। हॉर्न, इंजन की आवाजें, लोगों की चहल पहल। लेकिन अजय और पूनम के बीच मानो सब कुछ थम गया था। समय जैसे अचानक ठिठक गया हो। अजय ने गाड़ी का शीशा थोड़ा और नीचे किया। उसकी आंखें पूनम के चेहरे पर टिकी थीं। कभी वही चेहरा, उसकी सुबहों की पहली मुस्कान था। कभी वही चेहरा, घर की रौनक था। आज वही चेहरा धूल, पसीने और भूख से झुलस गया था। आंखों के नीचे काले घेरे, गाल धसे हुए, बाल बिखरे हुए। पूनम, सच में तुम हो? अजय की आवाज कांप रही थी। पूनम ने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज बाहर न निकली। बस उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो नहीं जानती थी कि रोए या छिप जाए। इतने सालों बाद अपने पूर्व पति के सामने इस हालत में आना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अजय की यादों का दरवाजा अचानक खुल गया। तलाक का वो दिन उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। वकीलों की लंबी बहस, अदालत का ठंडा कमरा और पूनम की चुप्पी। उस दिन उसने भारी मन से कागज पर साइन किया था। फिर 50 लाख रुपए का सेटलमेंट देकर सोचा था कि अब वो सुरक्षित रहेगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आज जो वो देख रहा था, उससे उसका दिल कांप उठा। ये कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें। अजय रुक गया। वो ये शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रहा था कि मैंने तुम्हें पैसा दिया था, क्योंकि सामने की सच्चाई उन पैसों को झूठा साबित कर रही थी। पूनम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जिंदगी किसी पैसे से नहीं संभलती अजय। ये सुनते ही अजय का गला सूख गया। उसका सिर झुक गया। इस बीच बाकी भिखारियों की नजरें और तेज हो गईं। वे आपस में फुसफुसाने लगे। अरे अरे, ये आदमी से नाम लेकर बुला रहा है। लगता है जान पहचान है इन दोनों की। पर ऐसा कैसे? कोई अमीर आदमी किसी भिखारिन को जानता हो? ये तो अजीब है। भीड़ धीरे धीरे और पास खिसकने लगी। उन्हें शक था कि मामला कुछ गहरा है। सड़क पर ग्रीन सिग्नल जल चुका था, मगर अजय ने गाड़ी नहीं बढ़ाई। पीछे गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, लेकिन उसके लिए अब ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगा दी। फिर उसने दरवाजा खोला और धीमी आवाज में कहा, पूनम, गाड़ी में बैठो, हमें बात करनी होगी। ये सुनते ही आसपास के भिखारी चौकन्ने हो गए। किसी ने हंसी उड़ाई। देखो देखो, अमीर बाबू भिखारिन को गाड़ी में बिठा रहे हैं। किसी ने शक जताया, कुछ गड़बड़ है। कौन किसी भिखारी को कार में बिठाता है? अजय ने कार का दरवाजा खोला, पर पूनम अब भी सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखें भीड़ से बचने की कोशिश कर रही थी। भिखारियों का झुंड पास ही मंडरा रहा था। किसी को शक था, किसी को मजाक सूझ रहा था। लेकिन अजय के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पूनम पर था। बैठो, हमें बात करनी होगी, उसने फिर कहा। पूनम ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। अजय ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में तलाक का दिन साफ साफ तैरने लगा। वो ठंडी सुबह, जब दोनों कोर्ट पहुंचे थे। पूनम चुपचाप वकील के बगल में बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने कुछ कहा नहीं। अजय बार बार देखना चाहता था कि शायद वह बोल पड़े कि मैं तलाक नहीं चाहती, मगर पूनम ने चुप्पी साध ली थी। उस दिन कागज पर साइन करते वक्त अजय का हाथ कांप गया था। ये वही औरत थी जिसके साथ उसने शादी के बाद सपने बुने थे, मगर हालात ऐसे बने कि रिश्ते का अंत करना पड़ा। तलाक की कार्यवाही पूरी होते ही जज ने संपत्ति बंटवारे की बात उठाई थी। अजय ने बिना सोचे 50 लाख रुपए की एक मुश्त राशि तय कर दी।
उसका सोचना था, पूनम अकेली रहेगी तो पैसे उसकी ढाल बनेंगे। वह चाहे तो नया बिजनेस शुरू कर सकती है, नया घर ले सकती है। मैं भले साथ ना रहूं पर उसे कभी तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। आज वही सोच उसके गले में फंस गई थी। पूनम, मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई? वो सब पैसे कहाँ गए? पूनम ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांपे। भीड़ की वजह से वह खुलकर कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। भीड़ से किसी ने ताना मारा, ओए, ये झूठ बोल रही है, भिखारी कहाँ करोड़पतियों से जुड़ते हैं? दूसरे ने हंसते हुए कहा, साहब, कहीं ठगी तो नहीं कर रही आपसे? अजय का चेहरा सख्त हो गया। उसने उन सबकी ओर पलटकर देखा और ठंडी आवाज में बोला, ये ठगी नहीं है, ये मेरी बीवी थी, मेरी पत्नी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, आसपास खड़े सब लोग हक्का बक्का रह गए। कानाफूसी शुरू हो गई। ये भिखारिन इस आदमी की बीवी थी? झूठ नहीं हो सकता, पर शक भी अजीब है। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन उनकी नजरें अब भी टिकी हुई थीं। पूनम की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय इतने साल बाद भी उसके लिए बीवी शब्द इस्तेमाल करेगा। अजय ने कार का दरवाजा खोलकर कहा, पूनम बैठो, सब जानना चाहता हूं ये हाल कैसे बना तुम्हारा। पूनम के कदम भारी हो गए। अंदर बैठने का मन भी कर रहा था और भाग जाने का भी। उसकी सांसें तेज हो गईं। सड़क के शोर में अब उसकी चुप्पी सबसे जोर से सुनाई दे रही थी। सड़क पर खड़े लोग अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं देख रहे थे, बल्कि इस अनोखे नजारे के गवाह बन चुके थे। एक अमीर आदमी अपनी महंगी कार से उतरकर एक भिखारिन से बातें कर रहा था, उसे नाम लेकर बुला रहा था और अब गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा किसी के लिए भी साधारण नहीं था। भिखारियों की टोली फुसफुसाते हुए एक दूसरे को कोहनी मारने लगी। अरे, ये क्या मामला है? कहीं ये आदमी गलत इरादे से तो नहीं बुला रहा? भिखारिन को गाड़ी में कौन बैठाता है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ने तो सीधे ताने कस दिए, ओए भाई, गाड़ी में मत बैठना, अमीर लोग धोखा देते हैं, तुझे बेच देंगे कहीं, समझी? भीड़ का शक और तेज हो गया। गाड़ियों के हॉर्न अब और गूंज रहे थे, मगर तमाशा देखने वालों का ध्यान सिग्नल से ज्यादा इस दृश्य पर था। अजय का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, पूनम, मत डरना, ये सब तमाशा देखते रहेंगे, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। गाड़ी में बैठो। पूनम के कदम भारी थे। उसका मन कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन अजय की आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जिसने उसे रोक लिया। वो धीरे धीरे कार के पास आई। भीड़ और भिखारी फिर शोर करने लगे, अरे देखो, सच में बैठने जा रही है, ये आदमी पक्का बुरा है, भिखारी को ऐसे कौन गाड़ी में बुलाता है, ये तो अजीब मामला है। अजय ने यह सब सुन लिया। उसका सब्र जवाब दे रहा था। उसने अचानक भीड़ की ओर पलटकर कहा, चुप रहो सब, ये औरत कोई अनजान नहीं है, ये मेरी पत्नी थी। भीड़ एकदम सन्न रह गई। कुछ लोग हंस पड़े, मानो उन्होंने मजाक सुना हो। क्या ये भिखारिन तुम्हारी पत्नी? झूठ बोल रहा है, कोई करोड़पति की बीवी सड़क पर भीख मांगेगी? अजय की आवाज और गहरी हो गई, हाँ, ये मेरी पत्नी थी और आज भी मेरे लिए अजनबी नहीं है। पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद, इतने टूटे हुए हालात में भी अजय ने उसे दुनिया के सामने अपनी पत्नी कहा था। भीड़ कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अजय की दृढ़ आवाज और पूनम के मौन आंसू सच्चाई की गवाही दे रहे थे। अजय ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे पूनम का हाथ थाम लिया। अब बस, सबकी बातें छोड़ो, आओ बैठो। पूनम कांपते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। कार का दरवाजा बंद हुआ और बाहर खड़े भिखारियों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उनकी टोली की एक औरत सचमुच कभी करोड़पति की पत्नी रही थी। कार का दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर मानो कट गया। ट्रैफिक का शोर, भिखारियों की आवाजें, भीड़ का गुस्सा, सब धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ एसी की धीमी गूंज और दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अजय स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बैठा था। उसकी नजरें बार बार पूनम की ओर जा रही थीं। कभी वो उसकी आंखों में देखता, तो कभी उसके फटे कपड़ों और झुर्रियों वाले चेहरे पर टिक जाती। ये वही औरत थी जिसके साथ उसने सालों तक सपने बुने थे। अब वो सपने धूल में लथपथ उसके सामने बैठी थी। पूनम, अजय की आवाज धीमी थी, मुझे सब बताओ, ये हाल कैसे हुआ? जब हमने तलाक लिया था, मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गईं? पूनम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ पल तक चुप्पी साधे रखी, मानो तय कर रही हो कि बोले या ना बोले। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तलाक लेना ही नहीं चाहती थी अजय, लेकिन वो रुकी। उसकी आवाज कांप रही थी।
मेरे जीजा ने मुझे लालच दिया, कहा कि पैसे मिलेंगे, नया घर मिलेगा और मुझे तुम्हारे साये से भी आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि तलाक ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। अजय की भौहें सिकुड़ गईं। क्या? तुम्हारे जीजा ने? हाँ, पूनम ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे बहकाया, कहा पैसे से नई जिंदगी शुरू कर लो। लेकिन जैसे ही तलाक हुआ और पैसे उनके हाथ लगे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कहा कि अब मैं उनके किसी काम की नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा अपना परिवार भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। सबने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने अपने घर को तोड़ा। धीरे धीरे रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त मुंह फेर गए, मैं अकेली रह गई। पैसे तो जीजा हड़प गए और मैं ही सड़क पर आ गिरी। अजय के माथे पर पसीना आ गया, जबकि कार में ठंडी हवा चल रही थी। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। पूनम, अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं कभी तलाक नहीं देता। मैंने सोचा था कि तुम अपने फैसले पर अड़ी हो। पूनम ने दर्द भरी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है मैं कभी तुमसे दूर होना चाहती थी? मेरा घर, मेरी जिंदगी सब तुम थे अजय। लेकिन मैंने किसी और पर भरोसा कर लिया और सब खो दिया। अजय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और गुस्सा दोनों थे। गुस्सा उस जीजा पर जिसने पूनम को बर्बाद किया, और पछतावा खुद पर कि उसने बिना सच जाने रिश्ता तोड़ दिया। बाहर खड़े भिखारी अब भी कार के शीशे से झांकने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंदर का सच सिर्फ अजय और पूनम ही जी रहे थे। कार के भीतर हवा ठंडी थी, मगर माहौल भारी और घुटन से भरा हुआ। अजय की आंखें बार बार पूनम पर टिक रही थीं। उसके दिल में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन पूनम चुप थी। उसकी चुप्पी ही अब उसके दर्द का बयान बन चुकी थी। कुछ देर बाद अजय ने धीमी आवाज में कहा, पूनम, साफ साफ बताओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? इतने पैसे देकर भी तुम इस हाल में कैसे गिर गईं? पूनम ने हाथों से चेहरा ढक लिया, जैसे वह अपने आंसुओं को छिपाना चाहती हो, लेकिन आंसू रुकते कहाँ हैं, फूट पड़े और उसके गालों पर बहने लगे। अजय, तुमसे सच छिपाना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज टूट रही थी। तलाक से पहले मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी, पर मेरे जीजा ने मुझे समझाया कि तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक पैसा नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे कहा, तलाक ले लो, तुम्हें 50 लाख मिलेंगे, उस पैसे से तुम चैन से जी सकती हो। अजय का चेहरा कस गया। तो उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया? हाँ, पूनम ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि औरत को अपने भविष्य की सुरक्षा देखनी चाहिए। मुझे लगा शायद वो सच बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ की जगह पैसे चुन लिए। लेकिन तलाक होते ही उन्होंने वो सारे पैसे अपने हाथ में ले लिए। बोले कि वो मेरे लिए जमीन खरीदेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। पर उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ ही महीनों में उन्होंने सब हड़प लिया। फिर एक दिन साफ कह दिया कि अब मैं उनके घर का बोझ हूं। उन्होंने मुझे निकाल दिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे ही बदनाम कर दिया। परिवार ने भी कहा कि गलती मेरी थी। औरत होकर घर तोड़ना ये किसी ने माफ नहीं किया। पूनम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अकेली रह गई अजय। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। दोस्त तक मिलने से कतराने लगे। मेरे पास ना पैसा रहा, ना सहारा। पहले कुछ दिन लोगों के घर काम मांगने गई, पर हर जगह ताने सुनने पड़े। पति छोड़ गया, पैसे उड़ा दिए। धीरे धीरे मैं टूट गई। फिर एक दिन मजबूरी में सड़क पर उतर आई, भीख मांगना शुरू किया। और और आज तुम मुझे इसी हाल में देख रहे हो। अजय की आंखों में गुस्सा तैराया। तुम्हारे जीजा, उन गद्दारों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पूनम ने कड़वी मुस्कान दी। नहीं अजय, मुझे मेरी बेवकूफ़ी ने बर्बाद किया। अगर मैंने तुम्हारे साथ खड़ा रहना चुना होता तो शायद सब अलग होता। मैंने तुम्हें नहीं समझा और दूसरों पर भरोसा कर लिया। अजय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके भीतर दो तूफान चल रहे थे। एक, गुस्सा उन लोगों पर जिन्होंने पूनम को धोखा दिया। दूसरा, ग्लानि खुद पर कि उसने बिना जाने समझे रिश्ता तोड़ दिया। कार का माहौल और बोझिल हो गया। बाहर भिखारी अब भी तमाशा देख रहे थे, मगर अंदर दो टूटी हुई जिंदगियां अपने पुराने सच से टकरा रही थीं। कार के अंदर सन्नाटा पसरा था। बाहर ट्रैफिक अपने शोर में बह रहा था, लेकिन अंदर समय जैसे थम गया था। अजय स्टीयरिंग पर उंगलियां घुमाता रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो पूनम को ध्यान से देख रहा था, जैसे हर शब्द उसके दिल में चोट कर रहा हो। पूनम, अजय ने गहरी आवाज में कहा, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे जीजा ने क्या किया? कैसे उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया? पूनम ने हल्की सी हिचकी ली। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया थी। तलाक के बाद जब पैसे मिले तो जीजा ने कहा कि वो सब संभालेंगे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम अकेली औरत हो, पैसे रखने में खतरा है, हम तुम्हारे लिए जमीन खरीदेंगे।
उस पर मकान बनाएंगे, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। उसकी आंखें भीग गई। मैं बेवकूफ थी अजय, मैंने सब उन पर छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरा अपना ही तो है, क्यों धोखा देगा। लेकिन कुछ ही महीने बाद पता चला कि उन्होंने सब अपने नाम कर लिया। जब मैंने सवाल किया तो मुझे घर से निकाल दिया। कहा, हमने तो तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, तू काम की नहीं है, पैसे हमारे हैं। अजय का खून खौल उठा। उसने मुट्ठियां कस लीं। हरामखोर, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी लूट ली, और मैं सोचता रहा कि तुम आराम से जी रही होगी। पूनम ने आंसू पोंछने की कोशिश की। उस दिन के बाद मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। मायके वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। सबने कहा कि मैंने खुद अपना घर तोड़ा। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं फंसी थी। जीजा की चालाकी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे रिश्तेदारों से भी दूरी हो गई। मैं इधर उधर भटकने लगी। कुछ दिन नौकरानी का काम किया, लेकिन लोग ताने देते। पति से निकाली गई औरत, सुन सुनकर टूट गई। फिर भूख ने मजबूर किया और मैंने हाथ फैलाना सीख लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। हर सिक्के के साथ लगता था जैसे कोई मेरी इज्जत पर थूक रहा है, लेकिन जीने के लिए और रास्ता नहीं था। अजय का दिल भारी हो गया। उसके जहन में बार बार वो दिन घूम रहा था जब कोर्ट में उसने सोचा था कि पैसे देकर उसने पूनम की जिंदगी सुरक्षित कर दी, लेकिन असल में वही पैसे उसकी बर्बादी का कारण बन गए थे। पूनम, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम उस वक्त सच बताती, अगर तुम मुझसे एक बार कह देती कि तुम तलाक नहीं चाहती, तो मैं कुछ भी कर लेता। लेकिन मैं सोचता रहा कि ये तुम्हारा फैसला है। मैंने तुम्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं की। पूनम ने उसकी ओर देखा। आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो जहरीली थी, पछतावे से भरी हुई। गलती मेरी थी अजय। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और तुम्हें गलत समझा। मेरे लालच और डर ने मुझे इस मोड़ पर ला दिया। अजय की आंखों में आंसू चमक उठे। उसके भीतर अपराध बोध और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। एक और वह पूनम के धोखे में फंसने पर तड़प रहा था, दूसरी ओर खुद को दोष दे रहा था कि उसने उसके दिल को कभी सचमुच में पढ़ने की कोशिश नहीं की। गाड़ी के शीशों के बाहर लोग अब भी ताक झांक कर रहे थे, लेकिन अंदर सिर्फ दो टूटे हुए दिल थे। एक जिसने भरोसा गंवा दिया था, और एक जो पछतावे में डूबा हुआ था। कार के भीतर का सन्नाटा अब और भारी हो चुका था। पूनम का चेहरा आंसुओं से भीगा था और अजय की आंखें शून्य में टिकी थी। उसके सीने में एक ऐसा बोझ बैठ गया था जो शब्दों में उतर ही नहीं पा रहा था। वो सोचता रहा, क्या ये सब सिर्फ पूनम की गलती थी या मेरी भी बराबर की जिम्मेदारी थी। तलाक के समय उसने खुद को समझाया था कि वो पूनम के लिए सही कर रहा है। पैसा देकर वो उसकी सुरक्षा चाहता था, मगर आज सामने बैठी टूटी हुई औरत देख रही थी कि उसका फैसला कितना अधूरा था। अजय के गले में एक कांटा सा अटक गया। पूनम, शायद तुम्हें लगे मैं दोष ढूंढ रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा कसूर मेरा ही है। मैंने कभी तुमसे सीधे पूछ ही नहीं लिया कि तुम तलाक क्यों चाहती हो। बस वकीलों की बातें सुनी और मान लिया कि ये तुम्हारा फैसला है। पूनम चुप रही, पर उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। अजय ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद है पूनम, शादी के शुरुआती सालों में हम कैसे रहते थे? छोटी सी दुनिया थी हमारी। मैं बिजनेस संभालने में लगा रहता था और तुम घर की रौनक बनी रहती थी। मैं सोचता था हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन फिर जब बिजनेस में दिक्कतें आईं, मैं काम में डूब गया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। शायद वहीं से तुम्हारे मन में डर बैठा और उसी डर का फायदा तुम्हारे जीजा ने उठाया। उसकी आवाज भर्रा गई। काश उस वक्त मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। काश मैंने तुम्हें पकड़कर कह दिया होता कि चाहे दुनिया उलट जाए, हम साथ रहेंगे। लेकिन मैं कमजोर पड़ गया। पूनम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसमें अजय की बातों की सच्चाई भी झलक रही थी। अजय, मुझे उस वक्त लगा कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुमने कभी मेरे डर को समझा नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं भी उसी संकट में डूब जाऊंगी। मैंने सोचा पैसा ही सुरक्षा देगा, लेकिन मैं गलत थी। और तुम भी। अजय ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल खुद को कोस रहा था। अगर मैंने एक बार जोर देकर रोक लिया होता, अगर मैंने उसे अकेला महसूस ना होने दिया होता, तो शायद आज वो इस हाल में मेरे सामने ना बैठी होती। गाड़ी के शीशों के बाहर अब लोग छिटक चुके थे, मगर अंदर दो इंसान अपने अपने पछतावे में डूबे थे। अजय ने धीरे से कहा, पूनम, मैंने तुम्हें खोकर ही समझा कि तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। 50 लाख क्या, 50 करोड़ भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकते। और अब तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे लगता है जैसे मेरी सारी कामयाबी भी बेकार है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पूनम ने कांपते हुए हाथ से उसका आंसू पोंछना चाहा, मगर फिर हाथ रोक लिया। दोनों के बीच अब भी एक दूरी थी, वो दूरी जिसे सालों के तलाक और गलतफहमियों ने बना दिया था।
लेकिन इस दूरी के पार दोनों का दिल एक ही दर्द से धड़क रहा था, ग्लानि का। कार कुछ देर से सड़क के किनारे खड़ी थी। बाहर गाड़ियां रफ्तार से निकल रही थीं, लेकिन अंदर मानो वक्त थम गया था। दोनों अपनी ही दुनिया में डूबे थे, एक में पछतावा, दूसरे में टूटा हुआ विश्वास। अजय ने धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसने पूनम की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान, आंसू और सालों का दर्द एक साथ लिखा हुआ था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि कभी ये औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद अजय ने गंभीर आवाज में कहा, पूनम, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो गया हो, चाहे हम कितनी भी दूर चले गए हों, पर आज तुम्हें यहां छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। पूनम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? अजय ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, मतलब ये कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। तुम्हें जिंदगी फिर से मिलेगी। तुम अब और भीख नहीं मांगोगी। पूनम की सांस अटक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, अजय, ये मुमकिन नहीं। समाज हंसेगा, लोग ताने देंगे, कहेंगे एक भिखारिन को फिर से अपनाया। अजय की आवाज में दृढ़ता आ गई। तो हंसने दो। लोग तो भगवान पर भी ताने कसते हैं। इंसान की तो औकात ही क्या है? मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैंने तुम्हें खोकर ही जाना कि तुम मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी, और आज अगर तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पूनम की आंखों से आंसू फिर बह निकले। पर मैं टूटी हुई हूं अजय। अब वो पूनम नहीं रही जिसे तुमने कभी दुल्हन बनाकर घर लाया था। मैं गली गली हाथ फैलाकर जीती रही हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अजय ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, पूनम, मेरे लिए तुम आज भी वही हो। हालात ने तुम्हें बदला है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह वही है। मुझे किसी पुराने चेहरे या हालात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द मिलकर एक वादा बन चुके थे। कुछ देर पूनम खामोश रही। उसके भीतर डर और चाहत की जंग छिड़ गई थी। एक और वह नए सिरे से जीना चाहती थी, दूसरी ओर समाज के ताने और अपनी टूटी हुई इज्जत उसे रोक रही थी। बाहर कुछ लोग अब भी कार की ओर देख रहे थे, मगर अब वह तमाशा नहीं रह गया था। वो एक कहानी बन चुका था, जो सिर्फ अजय और पूनम जी रहे थे। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। बाकी दुनिया की चिंता मुझे करने दो। तुमने पहले भरोसा गलत इंसान पर किया था। इस बार मुझे चुनो। पूनम की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसमें सच्चाई साफ पड़ी जा सकती थी, मगर उसके दिल का डर अब भी उसे जकड़े हुए था। कार के बाहर अब भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जो भिखारी पहले तमाशा देखकर लौट गए थे, उनमें से कुछ अब फिर पास आ गए। राह चलते लोग भी रुककर कानाफूसी करने लगे। ये तो वही औरत है जो सुबह भीख मांग रही थी। अरे, अब किसी अमीर आदमी की कार में बैठी है। लगता है कोई खेल है। फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। कुछ ने तो मोबाइल निकालकर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। पूनम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो अजय का हाथ छुड़ाकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अभी से बातें शुरू हो गईं। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो हर कोई कहेगा, भिखारिन को घर ले आया। तुम्हारा नाम बदनाम होगा अजय। अजय ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। नाम बदनाम होगा तो होने दो। मैंने कब कहा कि मैं दुनिया को साबित करने के लिए जीता हूं? मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए जी रहा हूं। पूनम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता अजय। समाज औरत को माफ नहीं करता। मर्द चाहे कितनी भी गलतियां करे, उसकी इज्जत बची रहती है। लेकिन औरत एक बार फिसल जाए, चाहे मजबूरी से ही क्यों ना हो, उसके माथे पर दाग हमेशा के लिए चिपक जाता है। मैं तुम्हें ऐसे दाग के साथ बोझ नहीं बनाना चाहती। अजय की आंखों में आंसू छलक पड़े। पूनम, अगर तुम बोझ हो तो मैं खुद अपने कंधों पर यह बोझ उठाने को तैयार हूं। और सच कहूं, मेरे लिए तुम बोझ नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। बाहर लोग अब और पास आ रहे थे। कुछ तो कार की खिड़कियों पर झांकने लगे। कोई हंस रहा था, कोई ताने कस रहा था। वाह, भिखारिन का भी नसीब देखो। लगता है ये अमीर साहब को फंसा रही है। ये आवाजें पूनम के कानों में जहर की तरह उतर रही थीं। उसका सिर झुक गया। देखा अजय, लोग यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें फंसाया है। वो कभी सच्चाई नहीं समझेंगे। अजय ने सख्त आवाज में कहा, तो ना समझें, मुझे उनकी समझ की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं तुम कौन हो और यही मेरे लिए काफी है। भीड़ और बढ़ रही थी। अब पुलिस की जीप भी दूर से आती दिखी। लोग इशारा कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। पूनम घबरा गई। नहीं अजय, ये सब ठीक नहीं है। लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। अजय ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। पूनम, ये दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर हमने उनकी बातों पर जीना शुरू किया तो हम कभी अपने लिए नहीं जी पाएंगे। सवाल यह है कि तुम मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत रखती हो या नहीं। पूनम की आंखें भर आईं। बाहर की भीड़, समाज की नजरें, ताने, हंसी, सब उसे डराने लगे। मगर अजय के हाथ का कसाव उसे जैसे ताकत दे रहा था। उसके दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या वो इस बार सही इंसान पर भरोसा कर पाएगी। भीड़ अब कार के चारों ओर पूरी तरह जमा हो चुकी थी। पुलिस की जीप भी पास आकर रुकी। एक सिपाही उतरकर आगे बढ़ा और शकी नजरों से देखने लगा। अजय ने खिड़की नीचे की और शांत आवाज में कहा, ऑफिसर, कोई गलतफहमी है, ये मेरी पत्नी है। मैं इन्हें घर ले जा रहा हूं। भीड़ एकदम से हंसी में फूट पड़ी। ये भिखारिन तेरी पत्नी? वाह रे किस्मत! साहब को कोई और नहीं मिली क्या? पूनम का चेहरा शर्म से झुक गया। उसके कानों में आवाजें हथौड़ी की तरह गूंज रही थीं। उसका मन हुआ कि दरवाजा खोलकर भाग जाए, लेकिन तभी अजय ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने सिपाही की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरी बीवी हैं। तलाक के बाद हालात ने इन्हें यहां ला दिया, लेकिन आज मैं इन्हें फिर से अपने साथ ले जा रहा हूं, और ये मेरा निजी मामला है। सिपाही थोड़ी देर चुप रहा। उसने भीड़ की ओर देखा और फिर ठंडी नजर से कहा, चलो, तमाशा खत्म हुआ, सब लोग अपने काम पर जाओ। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन कानाफूसियां अब भी जारी थीं। पूनम कांपते स्वर में बोली, अजय, ये सब बातें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। लोग हमेशा मुझे भिखारिन कहकर ही याद करेंगे। मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम बदनाम हो। अजय ने उसका चेहरा अपने हाथों से उठाया। उसकी आंखों में अटूट विश्वास चमक रहा था। पूनम, लोगों की यादें छोटी होती हैं। आज वो तुम्हें भिखारिन कह रहे हैं, कल भूल जाएंगे। लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही पूनम हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया था। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। पूनम की आंखें आंसुओं से भर गईं। पहली बार उसमें डर से ज्यादा भरोसा था। क्या तुम सच में मुझे फिर से अपनाना चाहते हो, भले ही मेरी हालत? अजय ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ पूनम, अब की बार मैं तुम्हें खोने की गलती नहीं करूंगा, चाहे समाज जो भी कहे। हम अपना गई थे। हंसी छूट गई थी। आगे एक नया रास्ता था, कठिन लेकिन उनका अपना। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा। वही सड़कें, वही लोग, वही दुनिया। लेकिन आज उसे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी उसे फिर से एक मौका दे रही है। अजय ने गाड़ी चलाते हुए धीरे से कहा, पूनम, ये हमारा नया आरंभ है। इस बार हम किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देंगे। पूनम ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। हाँ अजय, इस बार मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूंगी। और उस पल कार के भीतर दो टूटे हुए दिल फिर से एक हो गए। दोस्तों, हमने अभी अभी एक ऐसी कहानी देखी जिसमें एक औरत ने रिश्ते से ज्यादा पैसे पर भरोसा किया और एक आदमी ने अपनी पत्नी से बात करने के बजाय चुपचाप रिश्ता खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ? दोनों ने जिंदगी के सबसे कठिन साल झेले, लेकिन जब सालों बाद फिर मिले तो समझ में आया कि गलती किसकी थी। असल में गलती दोनों की थी। एक ने भरोसा खोया, दूसरे ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होता, ना ही समाज की बातें। सबसे बड़ी ताकत होती है भरोसा और साथ।